सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। सबको सुखी बनाना है, अब नई संस्कृति लाना है, अब नई संस्कृति लाना है। सद्भावना अपना कर दिल में सबको सुखी बनाना है, सबको सुखी बनाना है। अभी हम सुनेंगे प्रोफेसर सपना ए नरूला, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय से मैनेजमेंट स्टूडेंट रहकर और आपने वर्तमान समय नियाम, जो कि एक बहुत ही विख्यात संस्थान है, उनसे आप जुड़ी है, सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रही हैं। मैडम, समय को देखते हुए मैं इतना ही कहूँगी कि राजऋषि ग्राम प्रकल्प के लिए आपके अनुभव और आपकी बातें हम कहाँ तक लागू कर सकते हैं, क्योंकि आपको यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला हुआ है 2009 में। तो ग्राम विकास की सरकारी बहुत सारी योजनाओं को आप जानते हैं, उनको प्रभावी रूप से लागू करके ग्राम विकास का जो हमारा प्रकल्प है राजऋषि ग्राम, उसमें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उस पर ही ज़्यादा आप ध्यान हमारा खिंचवाएंगे। मैडम सपना जी। सर्वप्रथम मैं ब्रह्म कुमारीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ आने का अवसर दिया, इस मंच से बोलने का अवसर दिया। और बीके सरला दीदी और राजू भाई जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, चंद्रेश भाई जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। समय कम है तो थोड़े से मैं अपनी बात रखनी है, तो मैं शुरू करती हूँ कि किस तरह से जो हमारे यहाँ इंटरनेशनल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट आई है, वो उनकी 6th असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक किस तरह से हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खुद ही बहुत बर्बाद कर दिया है। जो डाटा सजेस्ट करता है उसके हिसाब से हमारी प्रोडक्टिविटी इंडिया के सभी क्रॉपिंग सिस्टम्स की, स्पेशली राइस वीट जिस पे हम डिपेंड करते हैं, वो प्रोडक्टिविटी हमारी गिरने वाली है। और इसके अलावा जो सॉइल से रिलेटेड डेटा भी आया है, उससे ये पता लगता है कि हमने अपनी मृदा को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, जिसमें आज पोषक तत्व नहीं हैं और बल्कि जो बाहर के तत्व हैं जैसे हैवी मेटल प्रेजेंस है, वो सब हैं। वाटर कंजर्वेशन का डेटा, आप लोग फील्ड से आते हैं, मैं भी फील्ड में काम करती हूँ, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको ये आप सबका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहती हूँ कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस तरह से हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो हमने कंटेमिनेट कर दिए हैं। हैवी मेटल प्रेजेंस स्पेशली राजस्थान में जो है, आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, जहाँ मैं रहती हूँ जयपुर में, वहाँ पे भी फ्लोराइड की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ये सब कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स हैं और ये सब हमने अपने ग्राउंड वाटर को ना सिर्फ डिक्लाइन किया है, बल्कि हमारे जो पानी की क्वालिटी है वो भी गिरती जा रही है। और इस सब का जो असर है वो हेल्थ पर पड़ रहा है, हम सब जानते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी, अब आप देखिए, पहले आपने इतनी फॉरेस्ट फायर्स वर्ल्ड में नहीं देखी होंगी। अब के तो मैंने सुना कि उत्तराखंड में भी फॉरेस्ट फायर्स का प्रकोप बढ़ रहा है, और ड्रॉट या फिर फ्लड्स और ये सब जो है, उससे हमारे किसान को बहुत नुकसान पहुंचता है। और स्टबल बर्निंग तो एक प्रॉब्लम है ही। अभी ब्रह्म कुमारी के साथ सुबह बात हो रही थी, तो वो एक अभियान चलाया जाएगा 2 सितंबर से, अमृतसर से शुरू होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये हमें कहाँ ले जा रही हैं एक समाज होने की हैसियत से। हर कोई
ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या किया कि प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स दिए गए, पर आज आप देखिए वही फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है जो हमारा यौगिक एग्रीकल्चर का और नेचुरल फार्मिंग का हमारा जो संकल्प है वो हमें बीड़ा उठाना है और उसे पूरा करना है। और जहोता एक बहुत ही सक्सेसफुल एग्जाम्पल है, मैं वहाँ 2-3 बार गई हूँ। मेरा मन बहुत खुश होता है क्योंकि इस तरह के गांव अगर हमारे सब जगह पे बन जाएं तो भारतवर्ष सच में सोने की चिड़िया हो सकता है, क्योंकि भारत में जो क्रांति है वो गांव से शुरू होती है। तो हम लोग कई बार जैसे एज ए साइंटिस्ट हम लोग बहुत डेटा, बड़ा डेटा मैक्रो लेवल पे देखते हैं, तो जो होता है एक माइक्रो लेवल का एक्सपेरिमेंट है जो कि बहुत सक्सेसफुल है, और उसके लिए मैं सरपंच श्याम भाई को, चंद्रेश भाई को और सारी ब्रह्म कुमारीज की टीम को, उनके मार्गदर्शन को बधाई देना चाहूँगी। और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम मेन आ रही है, और मुझे चंद्रेश भाई ने स्पेशली बोला है कि मार्केटिंग से रिलेटेड समस्या आती है। मैं नियाम से बिलोंग करती हूँ, नियाम की निदेशिका हूँ, और वहाँ पे हम लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम देते हैं। उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जो हमें पता लगा है, फार्मर्स आते हैं, बात करते हैं, क्लस्टर्स बने हैं, एफपीओज बने हैं, और हमारे पास पूरे भारतवर्ष से फार्मर्स आते हैं और उनमें महिला समूह भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमें जो पता लगा है वहाँ मार्केटिंग एक मेन समस्या है। उत्पादन करना उनके लिए इतनी बड़ी समस्या नहीं है। वो कहते हैं कि हम अपना जो उत्पाद है वो कहाँ बेचें, और अगर बहुत सारे एफपीओज ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़े हैं, नेचुरल फार्मिंग से जुड़े हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये उत्पाद बनाने में उनका काफ़ी मूल लग जाता है, क्योंकि केमिकल और फर्टिलाइज़र तो यूज़ नहीं हो रहे और प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो भंडारण की भी समस्या है। आप मार्केट में जाइए, आपको 2 तरह के सेब मिलेंगे। ऑर्गेनिक एप्पल कभी भी अच्छा नहीं दिखता है, वो अच्छा नहीं दिखता है। आपको जो रेड डिलीशियस एप्पल वैरायटी आप खाते हैं, उसको क्लीन किया गया है केमिकल से, उस पर वैक्सिंग की गई है, उसको बिल्कुल वैसे ही ब्यूटीफुल बनाया गया है जैसे कि आजकल चेहरों की सुंदरता के लिए किया जाता है। तो आप देखिए ये जो सेब है डिफरेंट देशों से भी आ रहे हैं, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में हमेशा ये याद रखिए कि वो सुंदर दिखता नहीं है, तो आप उसे बेचेंगे कैसे? तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे आती है। और फिर आप उसको पैक कैसे करेंगे? शेल्फ लाइफ इसकी कम होती है। केमिकल और फर्टिलाइज़र ट्रीटमेंट से तो आप मैंगो की शेल्फ लाइफ कितनी भी बढ़ा सकते हैं। आप कार्बाइड यूज़ कीजिए और मसाले वाला आम खाइए और अंदर आपके जो है बहुत सारे टॉक्सिन्स जा रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरा पेड़ से पका हुआ मैंगो खाएंगे, वो ना तो इतना दिखने में अच्छा है। तो जो हमारे शहरी विकास हुआ है, जो हमारे यहाँ अब बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जिनकी वजह से हम लोग सामान खरीदते हैं, वो मोस्टली इसी तरह का सामान रखते हैं, है ना। तो बहुत मुश्किल किसान के लिए है कि वो अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कैसे बेचे। उसको सबसे बड़ी समस्या तो ब्रांड की आ रही है। अभी बहुत साल पहले डॉक्टर मयूरी महाराष्ट्र से हैं, आप लोग भी पुणे में हैं, महाग्रेप्स करके एक ब्रांड इंडिया ने बनाया था, वर्ल्ड फेमस ब्रांड था महाग्रेप्स। आप देखेंगे कि ग्रेप्स के जितने भी जो आपके डब्बे थे, वो उन्होंने कोई ऐड नहीं चलाई, लेकिन वो महाग्रेप्स के नाम से मशहूर था कि महाराष्ट्र से आए गए हैं। मैंने ग्रेप वैल्यू चेन की स्टडी करी थी, मुझे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ने बोला था। वहाँ हमने पाया कि ग्रेप की क्वालिटी क्लाइमेट चेंज से किस तरह से गिर रही है ना। और हमारा जो बहुत सारा जो ये प्रोडक्ट है वो यूरोप के द्वारा, बेरी साइज प्रॉपर नहीं है, कलर प्रॉपर नहीं है, वो लोग तो सब टेस्ट करके लेते हैं ना, तो हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत नुकसान हुआ था। तो इसी तरह से अभी मैंने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में खबर पड़ी कि मैंगोज़ के हमारे 15 शिपमेंट्स रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें केमिकल पाया गया है। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना है कि अगर हम इंडिया को वर्ल्ड की फूड बास्केट बनाना चाहते हैं और ये लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, हम अपने सब भाई बहनों को बताते हैं, तो हमें ना सिर्फ अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी है बल्कि किस तरह से उसे मार्केट करना है। मार्केटिंग के बहुत सारे आयाम हैं। भारत सरकार में बहुत सारी हमारी स्कीम्स हैं, जैसे कि मैं ई नाम की बात करती हूँ, तो जितने भी एफपीओ से भाई बहन यहाँ पे हैं, वो ई नाम स्कीम है हमारी नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, जिसके द्वारा 1522 मंडियों को
डिजिटल रेवोल्यूशन से जोड़ा गया है और एक पोर्टल से जोड़ा गया है, जहाँ पे जो फार्मर को पहले सही दाम नहीं मिलता था, अब वो अपना जो है प्रोडक्ट वो प्राइस देख सकता है, अराइवल देख सकता है, किस मंडी में बेचना है वो देख सकता है। तो उसको एक ऑल्टरनेटिव मार्केट दी गई है ई नाम के थ्रू। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में आप जानते ही हैं कि बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं जिसके द्वारा हम पैसा भी ले सकते हैं, और बहुत सारे क्लस्टर भारत में बन चुके हैं और एक क्रांति सी अभी आ चुकी है। और एक और हमारी स्कीम है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें कि आपको कोल्ड स्टोरेज, जिसमें आप अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट रख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज, रूरल गोडाउन और कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आप उसमें कर सकते हैं। उसमें आप इसी तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म भी कर सकते हैं। और आप देखिए, मार्केट लिंकेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव सीन CSR फंड्स गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट लिंकेजेस। तो क्या किस तरह से किसान को उसका सही मूल्य प्राप्त हो और किस तरह से वो अपना बता दे कि मेरा प्रोडक्ट आपसे बेटर है, क्यों है। इसके अलावा जो सर्टिफिकेशन का रोल है वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम अगर आप मुझे कहेंगे कि ये 2 एप्पल हैं तो मैं तो सर्टिफाइड देखूंगी ना, मैं कहूँगी कौन सा सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, तो इसके ऊपर मोहर कौन सी लगी है। तो टाइम्स आ चुके हैं जब हमने पता लगा लिया है कि एक सेब या एक जीन्स को बनाने में कितना पानी लग रहा है और हमें वाटर कंजर्व करना है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि किस तरह से हम खेती में जो हमारे कार्बन एमिशंस हो रहे हैं खेती से 16% अभिषेक भाई ने बताया, वो किस तरह से हम रिड्यूस करें और एट द सेम टाइम सबका फूड बास्केट भी बने और सबको अच्छा खाना मुहैया कराएं, है ना। बात हुई थी ट्रिपल बॉटम लाइन, काफ़ी देर से यहाँ पे अभिषेक भाई ने चला रखा था, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉफिट। लेकिन हमें 2 P और बात करने हैं, स्पेशली जब मैं ब्रह्म कुमारी के प्लेटफॉर्म पे आज बोल रही हूँ, वो है पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो हमें शांति स्थापित करनी है, एक दूसरे से हेल्प करना है और किस तरह से हमारा ग्राम स्वराज्य का सपना पूरा हो, जो महात्मा गांधी जी ने भी देखा था, तो वो हमें पीस एंड प्रॉस्पेरिटी को हमें साथ लेकर के चलना है। अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को है, जिसका मेन थीम है प्लास्टिक्स, और हम एक गोष्ठी भी कर रहे हैं 5 तारीख को, सस्टेनेबल यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में आप कहेंगे प्लास्टिक कहाँ से आ गए, कोई नहीं सोच सकता है भाई, ड्रिप इरिगेशन चल रही है, तमाम प्लास्टिक्स वही हैं, वही सॉइल में जा रहे हैं, माइक्रो प्लास्टिक्स वही आपके खाने में जा रहे हैं, और पॉलीथीन बैग हैं, पॉली हाउसेस हैं, और फर्टिलाइज़र के बैग हैं, पेस्टिसाइड के डिब्बे हैं, बॉटल हैं। तो बहुत सारा प्लास्टिक जो है वो अभी हमारे खाने में इसी थ्रू आ रहा है। तो मैं कई बार इस क्वेश्चन के बाद मैं बंद करूंगी बहन जी, मैं जानती हूँ कि टाइम बहुत कम है, कि हाउ सस्टेनेबल आर आवर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़। जैसे कि सोलर की बात करी वनीता बहन ने, बहुत अच्छी बात करी, सोलर हमारे कार्बन एमिशन को कम करेगा। 20 साल पहले यूनाइटेड किंगडम सोलर लेके आया, ठीक है, तो आज की डेट में उनके पास इतनी प्रॉब्लम है कि वो सोलर के जो यूज्ड पैनल्स हैं उनको कैसे डिस्पोज ऑफ करें। तो मेरी कॉरपोरेट से ये गुजारिश है और आप लोगों से भी गुजारिश है कि जब हम डिसीजन बनाएं तो सिर्फ ये ना देखें कि हमें प्रॉफिट मिल रहा है, हम ये भी देखें कि हम सोसाइटी को कहाँ नुकसान पहुंचा रहे हैं। लॉन्ग रेंज में, मतलब 15-20 साल बाद इन प्रोडक्ट्स का हमारे सेहत पे और हमारी सोसाइटी में क्या असर होने जा रहा है। अगर हम शुरू से ये ध्यान में रखते कि ये सोलर पैनल को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाना है, तो आज यूनाइटेड किंगडम में इतने सोलर पैनल खराब नहीं होते। प्लास्टिक्स हमने यूज़ किए तो हम थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट कर सकते थे कि इनको डिस्पोज ऑफ कैसे करना है। तो ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के बारे में भी हम थोड़ा बायो यूज़ कर सकते थे, बट ऐसा नहीं किया गया। उस वक्त देश की प्रॉब्लम्स अलग थी, संसार में प्रॉब्लम्स अलग तरह की चल रही थी। तो एक क्वेश्चन के साथ मैं आप लोग को छोड़ के जा रही हूँ, और वो यही है कि कितनी सस्टेनेबल है हमारी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़। और आज से हम ये निर्णय लें कि जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं उसमें ना सिर्फ अपना प्रॉफिट देखें, बल्कि हम सारी चीज़ें उसमें समन्वित करें, और डिसीजन मेकिंग में इन सब चीज़ों का भी रोल होना चाहिए कि समाज को क्या फ़ायदा जा रहा है ना। अब जैसे मोबाइल क्रांति है, मोबाइल का अच्छा यूज़ भी है, बैड भी है,
तो कंपनीज़ को देखना है कि किस तरह से स्कूलों के लिए यूज़ करें मोबाइल ऐप को, किस तरह से फार्मर्स के लिए यूज़ करें। बहुत सारी हमारी फार्मिंग की ऐप्स भी हैं। और एक लास्ट थॉट है CSR के बारे में। हमारी शोध से पता लगा है कि CSR पे काम तो बहुत हो रहा है, लेकिन माइक्रो लेवल पे हो रहा है। तो ये मैं आई थिंक अभिषेक, वनीता और जो CSR में काम करते हैं, उस शोध में पता लगा है कि नॉर्थ ईस्ट में तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा। महाराष्ट्र, गुजरात में सारा काम हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्री वहीं है, तो हर कोई अपने परिधि में काम करना चाहता है, अपने सरकमफ्रेंस पे काम करना चाहता है। तो ये जो CSR है, ये देखा जाए कि किस तरह से इसका इम्पैक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट असेसमेंट देखा जाए, और इसमें मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑलरेडी वनीता बहन ने बोल दिया है कि किस तरह से करना है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। तो इम्पैक्ट भी देखा जाए और इसका मैक्रो लेवल पे क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं वो हमें देखना बहुत बनता है कि मतलब रैंडम नहीं होना चाहिए CSR भी एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, एक पोर्टल ऐसा बनना चाहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्म कुमारीज का, और आप लोगों का समय थोड़ा कम है बट हम लोग फिर बात करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।